जैसे ही रात होती है ये आदमी वायरस से बचने के लिए अपने घर की सीढ़ियों पर केमिकल छिड़कना शुरू कर देता है, एक एक पायदान पर बड़ी सावधानी से, जैसे कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। और फिर हर खिड़की, हर दरवाजा लोहे की मोटी प्लेटों से पूरी तरह सील कर देता है। ये सिर्फ एक रात की दिनचर्या नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच की वो बारीक लकीर है जिसे ये आदमी हर रोज अपने हाथों से खींचता है। दरअसल इन सब की शुरुआत 5 साल पहले होती है, जब एक जानलेवा वायरस ने दुनिया की 99% इंसानी आबादी को पलक झपकते ही खत्म कर दिया था। और जो बचे वो भी किसी अर्थ में इंसान नहीं रहे, वे सब एक ऐसे खतरनाक रूप में बदल गए जिसे दुनिया ने डार्क सीकर का नाम दिया। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं थे जो बस बिना सोचे समझे भटकते रहे। ये इंसानों की तरह सोच सकते थे, समझ सकते थे, बल्कि एक हद तक योजना भी बना सकते थे। हाँ, एक कमजोरी थी उनकी, धूप। सूरज की रोशनी उनके लिए जहर के समान थी, उनकी चमड़ी को बुरी तरह जला देती थी। इसीलिए वे सिर्फ रात में ही बाहर निकलते थे और अपनी दहशत फैलाते थे। यही वजह थी कि इन्हें बाकी ज़ॉम्बीज़ से अलग डार्क सीकर कहा जाता था, अंधेरे के तलाशकार। और अब इस पूरी तबाह हो चुकी धरती पर सिर्फ एक इंसान बचा है जो अपने वफादार पेट डॉग सैम के साथ इस जानलेवा दुनिया में सरवाइव कर रहा है। उसका नाम है रॉबर्ट। कहानी की शुरुआत रॉबर्ट से होती है, जो अपने पेट डॉग सैम के साथ अपनी मर्सिडीज कार से न्यूयॉर्क की सुनसान वीरान गलियों में घूम रहा होता है। एक जमाने में यही शहर दुनिया की सबसे तेज धड़कन हुआ करता था। आज यहाँ सिर्फ खामोशी है, टूटी हुई गाड़ियां हैं, उगी हुई जंगली घास है और उस एकाकीपन का भारी बोझ है जो रॉबर्ट के चेहरे पर हर वक्त पढ़ा जा सकता है। रॉबर्ट आज शिकार पर निकला था क्योंकि उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। इसी बीच उसकी गाड़ी के सामने अचानक हिरणों का एक झुंड आ जाता है। रॉबर्ट को अपना शिकार दिख जाता है और वो बिना एक पल गवाए हिरणों के झुंड के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। पर कुछ दूर आगे जाने पर उसे रोड पर गाड़ियों से बना एक ब्लॉक मिलता है, तो मजबूरी में उसे अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद रॉबर्ट एक सुनसान गली में पहुंचता है जहां एक हिरण अपने झुंड से भटक चुका था। रॉबर्ट ने राइफल उठाई, निशाना साधा और ठीक उसी पल जब उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, एक शेर झाड़ियों से निकलकर उस हिरण पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। देखते ही देखते उस शेर के पीछे एक शेरनी और उनका एक छोटा बच्चा भी वहां आ गया। रॉबर्ट के पास गन थी और अगर वो चाहता तो शेर को उसी वक्त मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन तीनों को, शेर, शेरनी और उनके बच्चे को एक साथ देखकर रॉबर्ट के जहन में उसके अपने मरे हुए परिवार की तस्वीर उभर आई। वो 3 भी थे, वो, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। इसीलिए उसने गोली नहीं चलाई। वो जानता था कि ये शेर ही इस उजाड़ हो चुकी दुनिया में प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। वो चुपचाप भारे कदमों से वहां से वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर रॉबर्ट अपनी गाड़ी से कुछ केमिकल्स निकालता है और उन्हें अपने घर की सीढ़ियों पर छिड़क देता है ताकि मॉन्स्टर्स को उसकी महक न मिल सके। इसके बाद वो घर के अंदर जाकर अपने लिए डिनर बनाने लगता है और फिर जैसे ही आसमान लाल होकर अंधेरे में बदलने लगता है, रॉबर्ट के व्यवहार में एक अजीब तेजी और बेचैनी आ जाती है। वो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करता है और घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। घना अंधेरा होते ही रॉबर्ट को बाहर से डरावनी और खूंखार आवाजें आने लगती हैं। ऐसी आवाजें जो किसी जानवर की नहीं, किसी इंसान की भी नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की थीं जो कभी दोनों था। मानो बाहर कोई राक्षस उसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। रॉबर्ट और सैम इन आवाजों से डरे सहमे बिस्तर में दुबक कर बैठे थे। दोनों की सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही हों। तभी अचानक रॉबर्ट की आंख लग जाती है और वो सपने में 3 साल पहले के उस भयानक दिन को याद करने लगता है जब सरकार ने न्यूयॉर्क को खाली करने का आदेश दिया था। चारों तरफ अफरा तफरी थी, लोग भाग रहे थे, चीखें थीं, धुआं था। उस वक्त रॉबर्ट अपनी पत्नी और बेटी को वहां से सुरक्षित नहीं निकाल पाया था और वे भी ज़ॉम्बीज़ में बदल गई थीं। उनकी मौत की जिम्मेदारी वो खुद को ही देता है। हर रात, हर सपने में उसी लम्हे के साथ जीता है जब वो उन्हें बचा नहीं पाया। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि बाहर की सारी डरावनी आवाजें अब बंद हो चुकी थीं। रात गुजर चुकी थी। एक और रात। रॉबर्ट अपने आप को फिट रखने के लिए रोज घर में ही जिम करता है क्योंकि कमजोरी इस दुनिया में मौत है। फिर वो अपने अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब में चला जाता है जो उसके ही घर के ठीक नीचे बनी हुई थी। दरअसल रॉबर्ट इस जानलेवा वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि रॉबर्ट खुद इस वायरस से इम्यून है। इसलिए वो अपने ही खून से इस वायरस की वैक्सीन तैयार कर रहा था जिसे वो इन्फेक्टेड चूहों पर टेस्ट करता था। पर अफसोस ज्यादातर चूहों पर इसका कोई असर नहीं होता था। वे या तो वैसे के वैसे रहते या बदतर हो जाते।
जाते, लेकिन उनमें से एक चूहा ऐसा था जिस पर उसकी वैक्सीन का थोड़ा असर दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था और उसके शरीर का प्राकृतिक रंग वापस लौट रहा था। इसे देखकर रॉबर्ट के भीतर एक नई उम्मीद की लौ जल उठती है, कमजोर सी पर जिंदा। इसके बाद रॉबर्ट लैब से बाहर आता है और अपनी राइफल लेकर शहर में निकलता है। फिर वे लोग एक मॉल में पहुंचते हैं जहां से रॉबर्ट खाने पीने का सामान इकट्ठा करता है। खाली शेल्फों के बीच वो चीजें तलाशता है जो अभी भी काम आ सके। उसके बाद रॉबर्ट एक सी पोर्ट पर जाता है जहां से वो रेडियो के जरिए सभी को अपना रोज का वही मैसेज भेजता है कि अगर कोई भी सर्वाइवर जिंदा है तो वो इस पोर्ट पर आकर उससे मिले। इसके बाद रॉबर्ट शाम तक वहां इंतजार करता है, वही जगह वही बेंच। तभी उस सी पोर्ट पर वक्त बिताते हुए रॉबर्ट को सड़कों पर भागता हुआ एक हिरन दिखता है और एक बार फिर वो हिरन का पीछा करने निकल पड़ता है। सैम तेजी से उस हिरन का पीछा कर रहा था और रॉबर्ट उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इतने में ही वो हिरन भागता हुआ एक घने और अंधेरे इमारत के अंदर घुस जाता है। तभी उसके पीछे पीछे सैम भी उस खतरनाक इमारत के अंदर जा घुसता है। ये देख रॉबर्ट के पैर एक पल के लिए जम गए, क्योंकि दिन के वक्त ऐसी अंधेरी जगहों में ही डार्क सीकर यानी ज़ॉम्बी रहा करते थे, लेकिन सैम अंदर था और रॉबर्ट के लिए सैम ही उसकी दुनिया थी। उसे मजबूरी में अंदर जाना ही पड़ा। रॉबर्ट दबे पांव टॉर्च की पतली रोशनी में सैम को ढूंढने लगता है। इमारत के अंदर से काफी डरावनी आवाजें आ रही थीं, घुरघुराहट जैसी, इंसानी शक्ल में किसी जानवर की आवाज। लेकिन सैम की खातिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक कोने में एक मरे हुए जानवर का मुंह नजर आता है। एक पल के लिए रॉबर्ट का दिल डूब गया। लगा कि शायद सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर खुशकिस्मती से वो सैम नहीं बल्कि वही हिरन था। ये देखकर रॉबर्ट की जान में जान आई। वो हिम्मत जुटाकर थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कमरे के अंदर झांका, वहां का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। उस अंधेरे कमरे में काफी सारे डार्क सीकर झुंड बनाकर खड़े थे, एक दूसरे से सटे हुए, दीवार की तरफ मुंह किए, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। उन्हें देखते ही रॉबर्ट ने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी को हाथों से ढक लिया और सांस रोककर खड़ा रहा। खुशकिस्मती से उन डार्क सीकर्स का चेहरा दीवार की तरफ था, इसलिए उन्हें रॉबर्ट की मौजूदगी की भनक नहीं लगी और रॉबर्ट बाल बाल बच गया। इसके बाद रॉबर्ट दबे पांव वहां से निकला और एक दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां उसे सैम एक टेबल के नीचे डरा सहमा छिपा हुआ दिखाई दिया। रॉबर्ट फौरन उसके पास गया और उसे वहां से चलने के लिए कहने लगा, लेकिन सैम की डर के मारे हालत बुरी थी। उसे वहां से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद उसे उस अंधेरे कमरे में कुछ ऐसा दिख रहा था जो रॉबर्ट को अभी तक नहीं दिखा था। तभी रॉबर्ट ने जब टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे कोने की ओर की तो वहां सचमुच एक डार्क सीकर घात लगाए बैठा था, एकदम स्थिर जैसे पत्थर की मूर्ति हो। अगले ही पल वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर झपटा, लेकिन रॉबर्ट ने बिना वक्त गवाए उसे अपनी गोलियों से भून दिया और सैम को लेकर वहां से भागने लगा। पर गोलियों की आवाज, वो आवाज जो नहीं होनी चाहिए थी, पूरी इमारत में गूंज गई और उस आवाज के जवाब में सारे डार्क सीकर जाग गए और रॉबर्ट के पीछे पड़ गए। रॉबर्ट के कहने पर सैम भागता हुआ एक छोटे से छेद से बाहर निकल गया, लेकिन तभी एक डार्क सीकर ने पीछे से रॉबर्ट को दबोच लिया। ये देख रॉबर्ट ने एक पल भी नहीं सोचा, खिड़की तोड़ी और सीधा बाहर कूद गया। बाहर तेज धूप थी। उस डार्क सीकर की स्किन बाहर की रोशनी में बुरी तरह झुलसने लगी और उसने तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। रॉबर्ट और सैम मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। हालांकि रॉबर्ट अब भी वहां से भागा नहीं, क्योंकि उसे अपना बनाया हुआ सीरम टेस्ट करने के लिए एक जिंदा ज़ॉम्बी की जरूरत थी। उसने ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए उस इमारत के दरवाजे पर एक फंदा लगा दिया। फिर चारे के रूप में उसने उस मरे हुए ज़ॉम्बी को दरवाजे पर रखकर उसे एक काले कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर अपने खुद के खून की कुछ बूंदें गिरा दी। रॉबर्ट का प्लान था कि ज़ॉम्बी उसके खून की महक सूंघकर इस फंदे तक खींचे चले आएंगे और रॉबर्ट का ये प्लान पूरी तरह कारगर साबित हुआ। एक ज़ॉम्बी उसके फंदे में फंस गया, पर तभी उस डार्क सीकर का एक साथी उसे बचाने के लिए आगे आया, लेकिन बाहर तेज धूप होने की वजह से वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया। उस ज़ॉम्बी ने एक पल के लिए रॉबर्ट को बेहद गुस्से से, बेहद गहराई से घूरा। उस नजर में सिर्फ नफरत नहीं, कुछ और भी था जिसे रॉबर्ट उस वक्त समझ नहीं पाया और फिर वापस अंदर लौट गया। फिर रॉबर्ट ने उसी रात उस पकड़े गए डार्क सीकर को बेहोश करके अपनी लैब में ला दिया। वो एक फीमेल डार्क सीकर थी
जिसके शरीर पर एक तितली का टैटू बना हुआ था। रॉबर्ट ने उसे नींद की दवाई का भारी डोज देकर सुला रखा था और फिर बड़ी उम्मीद के साथ उस पर अपनी बनाई हुई वैक्सीन इंजेक्ट की, पर बदकिस्मती से इस वैक्सीन ने उस डार्क सीकर पर कोई असर नहीं दिखाया। रॉबर्ट काफी ज्यादा निराश हो गया। एक और रात, एक और नाकामी। अगली सुबह रॉबर्ट एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ घर से बाहर निकलता है। हर रोज की तरह आज भी उसने रेडियो पर अपना वही मैसेज भेजा था। फिर घंटों सीपोर्ट पर किसी सर्वाइवर का इंतजार करने के बाद जब वो वापस अपने घर लौटने लगा, तभी उसे एक इमारत के बाहर सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। रॉबर्ट की गाड़ी एक पल के लिए धीमी पड़ गई। उसका दिल, जो बरसों से किसी की उम्मीद छोड़ चुका था, एक पल के लिए धड़का। वो अपनी कार लेकर उसकी तरफ गया तो उसने देखा कि वो कोई असली आदमी नहीं बल्कि एक पुतला था। लेकिन ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले कभी उस डमी पुतले को वहां नहीं देखा था। तो भला उसे वहां कौन रख गया होगा? रॉबर्ट यही सोचते हुए उसके और करीब जाने लगा। पहले उसने दूर से ही शूट करके देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट उस डमी के बिल्कुल करीब चला गया। उस डमी के आसपास सड़क पर पानी बिखरा हुआ था। रॉबर्ट ने जैसे ही उस पानी में कदम रखा, वैसे ही एक फंदे ने उसके पांवों को जकड़ लिया और रॉबर्ट हवा में उल्टा लटक गया। ये फंदा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था, उसी तकनीक से, उसी तरीके से। यानी कोई रॉबर्ट की ही चाल अब उसी पर आजमाने की कोशिश कर रहा था। ये इत्तेफाक नहीं था, ये सोच समझ कर किया गया था। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से रॉबर्ट वहीं बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद रॉबर्ट की घड़ी में लगे अलार्म की आवाज से वो होश में आता है। उसने देखा कि दिन बस ढलने ही वाला था और अंधेरा होने को था। वहीं उसका डॉग सैम उस सामने वाली अंधेरी इमारत की ओर देखकर लगातार भौंके जा रहा था। उसकी आवाज में डर था और डर से भी ज्यादा कोई और चेतावनी। रॉबर्ट की जेब में एक चाकू था। वो किसी तरह उस चाकू से अपनी रस्सी को काटता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसका पांव बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी उस अंधेरी इमारत से कुछ भयानक संक्रमित शिकारी कुत्ते रॉबर्ट की तरफ लपकते हैं। एक कुत्ता सीधे रॉबर्ट पर हमला करता है, पर रॉबर्ट तुरंत अपनी कार से गन निकालकर उसे शूट कर देता है। वो कुत्ता वहीं मर जाता है। पर तभी दूसरा कुत्ता रॉबर्ट पर हावी हो जाता है। वो कुत्ता रॉबर्ट को काटने ही वाला था कि ऐन उस मौके पर सैम ने उस कुत्ते पर झपटकर रॉबर्ट की जान बचा ली। लेकिन बदकिस्मती से उन संक्रमित कुत्तों ने सैम को बुरी तरह काट लिया था और सैम गंभीर रूप से घायल हो चुका था। रॉबर्ट फौरन उसे उठाकर अपनी लैब में ले आया। रॉबर्ट को अच्छी तरह अंदाजा था कि उस ज़ॉम्बी कुत्ते के काटने की वजह से सैम भी अब वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। उसने तुरंत सैम को अपनी बनाई हुई वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया, इस उम्मीद में कि शायद ये वैक्सीन सैम पर असर कर जाए। फिर रॉबर्ट सैम को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में लेकर बैठ गया। उसके माथे पर हाथ फेरता रहा, उससे बातें करता रहा, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को ठीक कर सकता हो सिर्फ अपनी मौजूदगी से। लेकिन बदकिस्मती से वो वैक्सीन सैम पर भी कोई असर नहीं कर रही थी और सैम धीरे धीरे ज़ॉम्बी की तरह खूंखार होने लगा था। उसकी आंखें बदल रही थी, उसकी पकड़ बदल रही थी। वो रॉबर्ट को पहचानना बंद कर रहा था। ये देखकर रॉबर्ट पूरी तरह टूट चुका था। वो सैम को इस भयानक दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकता था और वो उसे उस अंधेरे में बदलते हुए भी नहीं देख सकता था जिससे वो 5 साल से लड़ रहा था। इसीलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर हाथ कांपते हुए, आंखें भरी हुई सैम को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्ति दे दी। अगली सुबह रॉबर्ट ने नम आंखों से सैम की लाश को जमीन में दफन कर दिया। रॉबर्ट अपने इकलौते साथी सैम की कब्र पर काफी देर रोया, बिना किसी से कुछ कहे। बस उस मिट्टी को देखता रहा जिसके नीचे उसकी आखिरी खुशी दफन थी। अब रॉबर्ट के अंदर ज़ॉम्बी के लिए गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उस रात वापस अपने घर नहीं गया क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर सैम की मौत का बदला लेना था। रॉबर्ट सीधे सी पोर्ट पर गया और वहां अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में काफी सारे ज़ॉम्बी उस सी पोर्ट पर आ धमके। वे रॉबर्ट को वहां अकेला बैठा देखकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी अचानक उनके पीछे एक तेज रोशनी चमकी। वो रोशनी असल में रॉबर्ट की गाड़ी की थी। सच तो ये था कि सी पोर्ट पर बैठा वो आदमी सिर्फ एक पुतला था और रॉबर्ट खुद अपनी गाड़ी के अंदर छिप कर बैठा हुआ था। रॉबर्ट ने गुस्से में गाड़ी ज़ॉम्बी के झुंड में घुसा दी और एक के बाद एक उन्हें कुचलना शुरू कर दिया। पर डार्क सीकर्स की भारी तादाद के आगे रॉबर्ट की एक न चली। उन्होंने मिलकर रॉबर्ट की गाड़ी को पलट दिया।
जिससे उसकी कार समुद्र में गिरने की कगार पर पहुंच गई। गाड़ी पलटने की वजह से रॉबर्ट कार के अंदर ही बुरी तरह जख्मी हो गया। इतने में एक खूंखार ज़ॉम्बी रॉबर्ट की तरफ बढ़ा। वो रॉबर्ट को मारने ही वाला था कि तभी अचानक एक और तेज रोशनी चमकी, जिसे देखकर सारे ज़ॉम्बी चौंधिया गए और वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल रॉबर्ट को बचाने वाली एक अनजान लड़की थी जो उसे तुरंत अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। रास्ते में उस लड़की ने रॉबर्ट से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? इस पर रॉबर्ट दर्द में तड़पते हुए उसे अपने घर का पता बताता है। इसके बाद जब रॉबर्ट की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने ही घर में सुरक्षित था और तब तक सुबह हो चुकी थी। रॉबर्ट ने देखा कि किसी ने उसके पैर के गहरे जख्म पर टाके लगा दिए थे। तभी उसे किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन अपनी गन निकालता है और दबे पांव किचन में जाता है। वहां जाकर उसने देखा कि वही लड़की खड़ी थी जिसने पिछली रात रॉबर्ट की जान बचाई थी। उस लड़की के साथ एक छोटा लड़का भी था। उन्हें सुरक्षित देखकर रॉबर्ट अपनी गन नीचे रख देता है। फिर रॉबर्ट ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और इस शहर में कहां से आए हो? उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम एना है और ये ईथन है। हम दोनों मैरीलैंड से आए हैं। हमें रेडियो पर तुम्हारा मैसेज मिला था। हम तो कल दोपहर को ही तुम्हारे बताए हुए सी पोर्ट पर पहुंच गए थे और तब से वही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम हमें ऐसी हालत में मिलोगे। एना आगे बताती है कि वे यहाँ से वारमोंट जाने वाले हैं। वहाँ पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित जोन है जहाँ उन्हीं की तरह कई और सर्वाइवर अभी भी जिंदा है। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है, तुम्हें गलत जानकारी मिली है। अब इस पूरी दुनिया में न तो कोई सेफ जोन बचा है और न ही कोई दूसरा सर्वाइवर। एना उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित जगह वाकई में मौजूद है। वो कहती है, प्लीज मेरी बात मानो, ये वायरस ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन रॉबर्ट गुस्से में वहां से उठता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब रॉबर्ट का दिमाग शांत होता है तो वो वापस एना के पास आता है और अपनी बदतमीजी के लिए उससे माफी मांगता है। वो एना से पूछता है, तुम इतने लंबे समय तक इस तबाही में जिंदा कैसे बची रही? इस पर एना बताती है कि इन्फेक्शन फैलने के बाद वो एक नौसेना के जहाज पर छिपी हुई थी जहां उसके साथ ईथन और कुछ दूसरे इम्यून सर्वाइवर भी थे। लेकिन फिर एक काली रात ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने जहाज पर मौजूद लगभग सभी लोगों को मार डाला, लेकिन एना और ईथन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। एना ने रॉबर्ट से कहा कि अब उनका एकमात्र मकसद उस सुरक्षित जोन तक पहुंचना है और चूंकि आज काफी देर हो चुकी है इसलिए वे कल सुबह होते ही वहां से वारमोंट के लिए निकलेंगे। लेकिन रॉबर्ट साफ मना कर देता है और कहता है, मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि ये मेरा शहर है और मुझे इसे सुरक्षित करना है। मुझे किसी भी हाल में इस वायरस का इलाज ढूंढना ही होगा। ये सुनकर एना भी चुप हो जाती है। कुछ समय बाद रॉबर्ट एना और ईथन को लेकर बाहर आता है और उस फंदे को ध्यान से देखने लगता है जिसमें ज़ॉम्बी ने उसे फंसाया था। रॉबर्ट ये देखकर हैरान था कि आखिर ज़ॉम्बी इतने होशियार कैसे हो गए कि उन्होंने रॉबर्ट की ही चाल उसी पर पलट दी। अब तक रॉबर्ट यही सोचता था कि ज़ॉम्बी सिर्फ बिना दिमाग वाली जिंदा लाशें हैं जो न कुछ सोच सकते हैं और न ही उनके अंदर प्यार या नफरत जैसे कोई इमोशंस बचे हैं। ये सुनकर एना अंदाजा लगाते हुए कहती है कि शायद ये ज़ॉम्बी वक्त के साथ खुद को विकसित कर रहे हैं। इसके बाद रॉबर्ट और एना एक स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ जाते हैं जबकि छोटा ईथन उस पूल में मजे से डुबकियां लगा रहा होता है। रॉबर्ट सालों बाद किसी जिंदा इंसान से मिलकर अंदर से कुछ महसूस कर रहा था, कुछ ऐसा जो वो भूल चुका था कि होता कैसा है। तभी पानी में डुबकी लगा रहे ईथन के मुंह से निकलता है, ये पानी कितना ठंडा है। ईथन की ये बात सुनते ही रॉबर्ट के दिमाग की बत्ती जल उठती है। उसे एना की कही वो बात याद आती है, ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बिना एक सेकंड गवाए अपनी लैब की तरफ दौड़ पड़ता है और उस फीमेल ज़ॉम्बी को जिसे उसने वैक्सीन टेस्ट के लिए पकड़ा था बर्फ के टुकड़ों पर लेटा देता है। रॉबर्ट उसकी बॉडी का तापमान कम करके उसमें अपनी बनाई हुई नई वैक्सीन इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट को पहली बार सच में लग रहा था कि शायद अब उसकी बनाई हुई वैक्सीन काम कर सकती है। इसी बीच एना भी रॉबर्ट की लैब में आ पहुंचती है। एना देखती है कि लैब की दीवारों पर ढेर सारी ज़ॉम्बी की तस्वीरें लगी हुई थी। एना चौंक कर रॉबर्ट से पूछती है, इन सब का क्या हुआ? इस पर रॉबर्ट उदास होकर बताता है कि वो इन्हें सिर्फ वैक्सीन टेस्ट करने के लिए पकड़ कर लाया था, लेकिन ये सभी टेस्ट के दौरान मर गए। ये सुनते ही एना का चेहरा बदल जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रॉबर्ट ईथन को अपनी बेटी के कमरे में सुला देता है और अंधेरा होने से पहले हमेशा की तरह घर के सारे खिड़की दरवाजों को लोहे की प्लेटों से लॉक करने लगता है। इसी बीच एना फिर रॉबर्ट से कहती है कि अगर वो भी उनके साथ उस सर्वाइवर कॉलोनी में चलते तो उसे बहुत खुशी होती। इस पर रॉबर्ट चिढ़कर
कहता है, आखिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वहाँ कोई सर्वाइवर कॉलोनी है? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? ये सुनकर एना बहुत शांत आवाज में कहती है, ईश्वर ने। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी है। कि तभी अचानक बाहर से कुछ जोरदार तोड़फोड़ की आवाजें आने लगती है। उन डरावनी आवाजों को सुनकर रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर एना से पूछता है, जब तुम मुझे ज़ॉम्बी के चंगुल से बचाकर यहाँ लाई थी, क्या उस वक्त रात हो चुकी थी? इस पर एना डरते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए मजबूरी में मुझे रात के अंधेरे में ही तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। ये सुनते ही रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया ज़ॉम्बी एना का पीछा करते हुए उसके घर का ठिकाना जान चुके थे। वो तुरंत एक छोटी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और बाहर का नजारा देखकर उसका रंग उड़ जाता है। सैकड़ों ज़ॉम्बी चीखते चिल्लाते हुए सीधे उसके घर की ओर दौड़े चले आ रहे थे। ये देखकर एना फौरन एथन के कमरे की ओर भागती है। इधर रॉबर्ट ज़ॉम्बी को रोकने के लिए घर के बाहर लगी बड़ी बड़ी हाई पावर फ्लैश लाइट्स ऑन कर देता है, लेकिन डार्क सीकर्स को जैसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं थी। वे उन तेज लाइट्स में झुलसते हुए भी उन्हें तोड़कर आगे बढ़ते चले गए। तभी रॉबर्ट दौड़कर एक रिमोट कंट्रोल उठाता है। दरअसल रॉबर्ट ने सुरक्षा के लिए घर के चारों तरफ ढेर सारी गाड़ियां खड़ी कर रखी थीं, जिनमें उसने पहले से बम फिट किए हुए थे। जैसे ही ज़ॉम्बी का झुंड उन गाड़ियों के करीब पहुंचता है, रॉबर्ट रिमोट का बटन दबाकर एक जोरदार धमाका कर देता है। इस ब्लास्ट से सैकड़ों ज़ॉम्बी के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन धमाके के झटके से रॉबर्ट के घर के दरवाजे भी कमजोर हो जाते हैं। रॉबर्ट अपनी परवाह किए बिना एना और एथन को बचाने के लिए ऊपर के कमरे की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक खूंखार ज़ॉम्बी छत तोड़कर घर के अंदर घुस आया है और अपने बाकी साथियों के लिए भी रास्ता बना रहा था। वहीं एना और एथन डर के मारे एक अलमारी के पीछे छिपे हुए थे। तभी रॉबर्ट की नजर पास रखी एक गन पर पड़ती है। इधर ज़ॉम्बी को देखकर डर के मारे छोटे एथन की चीख निकल जाती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उन पर लपक पड़ता है। ये देखकर रॉबर्ट फुर्ती से गन उठाता है और उस ज़ॉम्बी को वहीं ढेर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर झांकता है, उसे दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी का एक और बड़ा झुंड अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और उन्हीं के बीच वो ज़ॉम्बी भी खड़ा था जिसने रॉबर्ट को अपने साथी को जाल में फंसाते हुए देखा था। वो उन सब का लीडर लग रहा था। उसकी आंखों में जो गुस्सा और तड़प थी, वो किसी अंधे जानवर की नहीं, किसी ऐसे की थी जो याद रखता है। उसे गुस्से में तड़पता देखकर रॉबर्ट तुरंत एना और एथन को लेकर बेसमेंट में बनी अपनी सीक्रेट लैब की ओर भागता है और लैब का दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर देता है। लैब के अंदर पहुंचकर रॉबर्ट और एना देखते हैं कि रॉबर्ट का तरीका सच में काम कर गया था। बर्फ की ठंडक की वजह से लैब में कैद वो फीमेल ज़ॉम्बी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वैक्सीन उस पर असर दिखा रही थी। लेकिन तभी बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बी बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर लैब के बाहरी हिस्से में घुस आते हैं। उस वक्त रॉबर्ट एना और एथन को लेकर एक बुलेट प्रूफ कांच के चेंबर के अंदर बंद हो जाता है। ज़ॉम्बी का पूरा झुंड उस मजबूत कांच पर जोर जोर से टक्कर मारना शुरू कर देता है, जिससे कांच में दरारें आने लगती हैं। अब तीनों का बच पाना नामुमकिन लग रहा था। ये देखकर रॉबर्ट कांच के पार से ही ज़ॉम्बी को चिल्लाकर समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास इस बीमारी की वैक्सीन है, जिससे वो उन सब को ठीक कर सकता है। लेकिन गुस्से से पागल हो चुके ज़ॉम्बी उसकी एक नहीं सुनते। तभी उनका लीडर आगे आता है और अपने सिर से उस बुलेट प्रूफ कांच पर जोरदार वार करता है। कांच टूटने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो लीडर रुक जाता है। एक पल की खामोशी और उसके एक इशारे पर बाकी सारे ज़ॉम्बी भी एकदम शांत हो जाते हैं। दरअसल उस लीडर ने कांच के ऊपर अपने हाथ से एक तितली जैसी आकृति बनाई थी। उसे देखते ही रॉबर्ट को याद आया कि ऐसी ही तितली का टैटू उस फीमेल ज़ॉम्बी के हाथ पर भी बना हुआ था, जिसका वो इलाज कर रहा था। रॉबर्ट पल भर में सब समझ जाता है। ये ज़ॉम्बी यहाँ हमला करने नहीं, बल्कि अपने साथी को वापस लेने आए हैं। रॉबर्ट तुरंत अपनी बंदूक नीचे कर देता है और उस फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर से सारे मेडिकल उपकरण हटा देता है। दवा का असर कम होते ही वो फीमेल ज़ॉम्बी वापस अपने खूंखार रूप में आने लगती है, लेकिन बेहोशी की वजह से शांत रहती है। इसके बाद रॉबर्ट एना से कांच का दरवाजा खोलने को कहता है। ये सुनकर एना घबरा जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? दरवाजा मत खोलो, वे हमें जान से मार डालेंगे। लेकिन रॉबर्ट उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा ही करो। एना भारी मन से दरवाजा खोल देती है और रॉबर्ट उस फीमेल ज़ॉम्बी को बहुत सावधानी से उसके साथियों के हवाले कर देता है। इसके बाद वो एक एंटीडोस का इंजेक्शन लगाकर उस फीमेल ज़ॉम्बी को होश में लाता है। इस पूरे मंजर को देखकर रॉबर्ट पर एक
बहुत बड़ा और कड़वा एहसास टूट पड़ता है। ये ज़ॉम्बी कोई बिना दिमाग वाली जिंदा लाशें नहीं थे। हालांकि वे खूंखार जरूर थे, लेकिन उनके अंदर सोचने समझने की पूरी क्षमता थी। साथ ही वे इंसानों से ही इवॉल्व हुए थे, जिसके कारण उनके अंदर प्यार, गुस्सा और अपनों के लिए तड़प, ये इमोशंस आज भी जिंदा थे। वे सब इस उजाड़ दुनिया में एक परिवार की तरह रह रहे थे। और तब रॉबर्ट को एहसास हुआ कि उन ज़ॉम्बी की नजर में वो खुद एक क्रूर मॉन्स्टर बन चुका था, जो उनके परिवार के लोगों को किडनैप करता था और इलाज के नाम पर तड़पा तड़पा कर मार डालता था। रॉबर्ट को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। वो पूरे दिल से उन ज़ॉम्बी से माफी मांगता है। रॉबर्ट के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर ज़ॉम्बी का लीडर उसकी जान बख्श देता है और वे सब अपने साथी को लेकर चुपचाप वहां से वापस लौट जाते हैं। अब रॉबर्ट भी उन ज़ॉम्बी की अहमियत को समझ चुका था और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है, जिसके बाद इस तबाही से भरी दुनिया में बाकी बचे जिंदा इंसानों को ढूंढने के लिए रॉबर्ट एना और एथन के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।